हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईबी के पेपर फर्स्ट की इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल बी। हम देख रहे थे इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, जिसका चैप्टर 14 है मनी सप्लाई इन्फ्लेशन। तो हम इससे पहले पार्ट ए देख चुके हैं, जिसमें हमने बात करी व्हाट इज मनी एंड मनी सप्लाई। ठीक है, और अब ये वीडियो है जो पार्ट बी है, इसके अंदर हम देखेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के कारण क्या है, इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं। देन हम केस स्टडीज देखेंगे, जो कि हम पार्ट ए के अंदर हमने मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लायर एंड वेलोसिटी ऑफ मनी जो देखा था, इन सब की केस स्टडी जिस जिस पैटर्न पर एग्जाम में आती है, तो वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर जिस व्यक्ति ने पहले पार्ट ए नहीं देखा तो पहले उसको देख लिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहला टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? इन्फ्लेशन होती है हिंदी में जिसको बोलते हैं महंगाई। जब आपका पास पैसा, उस पैसे की वैल्यू जो है वो जब गिरने शुरू हो जाती है, तो उसी को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप जो 100 रुपए का सामान खरीदते हो, जो 100 रुपए में आज जो सामान खरीदते हो, क्या 10 साल बाद उसी 100 रुपए से उतना सामान खरीद पाओगे? तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि इसका क्या है, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो टाइमली बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब है कि आपके पैसे की वैल्यू कम होना और सामान और उसके इक्विवेलेंट जो पैसे के आप सामान खरीद रहे हो वो ना खरीद पाना ही महंगाई कहलाता है। द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेफर टू द सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर किसी गुड्स और सर्विस का प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, या यूं कहें कि हमारे जो पैसे की परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है। इन्फ्लेशन लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर व्हेन द प्राइस लेवल राइजेस ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाय फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि प्राइस बढ़ता है सर्विस एंड गुड्स का, तो हमारी जो करेंसी की पावर है वो कम होती है। कॉन्सिक्वेंटली इन्फ्लेशन इज ऑल्सो इरोजन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो इन्फ्लेशन जो है वो मनी की परचेजिंग पावर जो है वो भी कम करता है। ए चीफ मेजर ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन इज द इन्फ्लेशन रेट। और महंगाई को हम इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई दर के हिसाब के ऊपर मेजर कर सकते हैं, मतलब उसको हम निकाल सकते हैं। विच इज द एनुअलाइज्ड परसेंटेज चेंज इन द जनरल प्राइस इंडेक्स ओवर टाइम। और जिससे हम इन्फ्लेशन रेट से हमको ये पता चलता है कि हमारा जो जनरल प्राइस इंडेक्स है, तो कि वो कितना ऊपर गया है या कितना कम हुआ है। प्राइस इंडेक्स का मतलब ये है कि इसके अंदर हम एक बेस लेके चलते हैं और उस बेस से हम आज कहां पर पहुंच गए हैं, मतलब इन्फ्लेशन जो है अब कितने परसेंट बढ़ चुकी है। तो ये हम जो देखते हैं, ये हम प्राइस इंडेक्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, और इसको प्रति साल प्रति दर जब हम जिस जिस हिसाब से इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट का कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, तब आपको बताना है कि वह दर जो कि हमको मेजर करने में आसानी देती है कि महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उसी को हम इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। इन्फ्लेशन हैज द बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो महंगाई से एक हमारे देश की इकोनॉमी में दोनों तरह के इफेक्ट पड़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले तो क्या नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? include a loss of the real value of money, uncertainty about the future, which can discourage investment and saving, and potential shortage of goods if consumers start hoarding. तो तो इन्फ्लेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि एक तो हमारे देश में जो पैसे की वैल्यू है, वो कम होने लग जाती है। दूसरा, फिर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको एक डिस्करेजमेंट होती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आज मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे 4% की रेट से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन तो 6% है, तो मेरा पैसा तो, अगर ओवरऑल पिक्चर में देखा जाए तो मेरा पैसा तो मतलब ग्रो नहीं हो रहा है, मेरा पैसा तो कम हो रहा है। ठीक है, तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो ये है इन्फ्लेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट। और एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। Positive impact can include a mitigation of economic recession and debt relief by reducing the real value of debt. अब पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसे होता है, जैसे एक तो इसके अंदर डेप्ट रिलीफ मिल जाता है। डेप्ट रिलीफ कैसे? अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपया लोन पर लिया हुआ है, ठीक है, और उसको 10 साल बाद चुकाना है, तो 10 साल बाद
ये 10 लाख की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो नंबर में तो 10 लाख रुपए पे करेगा, लेकिन रियल वैल्यू जो होगी मनी की वो 10 लाख के कम होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन ने अपना इफेक्ट दिखाया होगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि इन्फ्लेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में दोनों होते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हमको डेब्ट रिलीफ मिल सकती है, और दूसरा हम इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर कई बार आने लग इन्फ्लेशन की वजह से बाहर आ सकते हैं। ये कैसे? क्योंकि रिसेशन क्या है? रिसेशन एक ऐसा स्टेट है जहां पर एक तो प्रोडक्शन जो है हमारे देश की कम हो जाती है, लोगों के द्वारा ना स्पेंडिंग जो है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, और जॉब जो है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, अब इस कंडीशन को बोलते हैं इकोनॉमिक रिसेशन। अब इकोनॉमिक रिसेशन के समय में जब थोड़ी बहुत माइल्ड इन्फ्लेशन होती है, तब लोगों को पता है कि फ्यूचर में चल के हर गुड्स और सर्विस के जो दाम हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो लोग क्या करते हैं कि उस समय ज्यादा से ज्यादा माल उसी टाइम में खरीद के रखना चाहते हैं, कि होर्डिंग करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि मार्केट के अंदर एक बार पैसा वापस से फ्लो होने लग जाता है, जिससे क्या है कई बार इकोनॉमिक रिसेशन से निकलना इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या है इन्फ्लेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमारी इकोनॉमी में पड़ते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? जब समय के साथ गुड्स और सर्विस के दाम बढ़ने लगते हैं तब उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, या यूं कहें कि समय के साथ हमारे पैसे की वैल्यू जो है वो कम होने लगती है, तो उसको हम रिसेशन कहते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम इन्फ्लेशन रेट का यूज करते हैं, और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देख लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन होने के कारण क्या है, किस वजह से इन्फ्लेशन होती है। There are many factors that can trigger inflationary pressure on economy. The most important of these, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन से मतलब यह है कि जब मार्केट के अंदर किसी एक गुड्स या सर्विस की डिमांड बढ़ने लगती है, तब मार्केट के अंदर उस गुड्स का दाम भी बढ़ने लगता है। लेकिन जब ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ने लगती है, तब उसके अंदर पूरे देश में अंदर इन्फ्लेशन होने के चांसेस रहते हैं। दिस इज द राइज ऑफ जनरल प्राइसेस ऑफ कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स और सर्विस की डिमांड जब हर तरह से बढ़ने लगेगी, तब फिर देश में इन्फ्लेशन भी आती है। अब ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन हमारे देश के लिए बुरी है, इन्फ्लेशन रहना भी सही चीज है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। और दूसरी बात, डिमांड तब बढ़ेगी जब लोगों के पास पैसा होगा, इनकम होगी। ठीक है, तब डिमांड बढ़ने लगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर देश में इन्फ्लेशन भी आएगी। इट इज ऑफन डिस्क्राइब दैट टू मच मनी चेजिंग टू मच गुड्स। तो ये इसका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप बहुत ज्यादा गुड्स खरीदने की कोशिश करोगे। When the amount of the money is hands of the people increase, the aggregate demand of goods and service also increase. तो जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा सामान की डिमांड करेंगे। If the aggregate supply does not increase, match the demand, price will rise. तो जैसे डिमांड ज्यादा है और उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही, तो फिर प्राइस जो है देश में गुड्स और सर्विस के बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या, एक तो इन्फ्लेशन का बड़ा कारण है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये आपको याद रखने हैं, ये कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन का। कई बार नाम भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा कॉज है इन्फ्लेशन होने का। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर जब व्यक्तियों के पास, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? जब किसी गुड्स और सर्विस की कॉस्ट बढ़ जाती है, मतलब लागत बढ़ जाती है, तब भी इन्फ्लेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे ऑयल है, अब हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं देश में। ठीक है, जैसे हम रशिया से खरीदते हैं, ईरान से, वेनेजुएला, कतर। ठीक है, तो इस प्रकार की कंट्रीज हम कच्चा तेल खरीदते हैं। अब सपोज करो कि इन कंट्रीज के अंदर किसी के अंदर वॉर होगी। ठीक है, अब इनके अंदर वॉर होगी, अब वॉर होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो कट हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन कट हो जाएगी, प्रोडक्शन कट होने से इंडिया को ऑयल की सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगी। अब जैसे ऑयल की सप्लाई कम होगी, लेकिन ऑयल की डिमांड जो है, ऑयल की डिमांड मार्केट में बराबर रहेगी, मतलब डिमांड तो कभी कम होगी नहीं ऑयल की। अब ऑयल की अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, और सप्लाई कम तो है ही, उसके बाद जितनी सप्लाई है उसकी भी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। आपने सुना होगा कि जब कहीं भी वॉर होती है तो ऑयल प्राइसेस जो है वो एकदम से बढ़ने लग जाते हैं। ऑयल प्राइस बढ़ने का ये कारण है कि क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है। अब भारत अगर ऑयल महंगा परचेज करेगा, ठीक है, ऑयल महंगा परचेज करेगा, और क्योंकि डिमांड को फुलफिल तो करना ही है। अब ऑयल अगर जब महंगा आएगा तो भारत के अंदर क्या है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ट्रक्स के जो सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो महंगा हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो उसके बाद जो गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं तो गुड्स के दाम भी ज्यादा हो जाएंगे।
तो अगर गुड्स के दाम ज्यादा होने लग जाएंगे तो तो फिर क्या होगा कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर यही बात करी कि जब गुड्स के दाम बढ़ने लगते हैं तो उसी कंडीशन को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन काम करती है। दिस इज द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन caused by substantial increase in the cost of production of important goods and service where no suitable alternative is available। अब जहां पर अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि ऑयल का कोई अल्टरनेटिव अभी तक नहीं है, तो पेट्रोल डीजल तो हमको चाहिए, तो उस जगह पे फिर जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने लग जाती है। इफ द प्राइस ऑफ की इनपुट्स लाइक ऑयल राइजेस, producer will have to either reduce the output or pass the higher cost on the consumer in the form of higher prices। this lead to the rise of general price level। ठीक है, तो फिर कंज्यूमर क्या करेगा, तो फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा कि जो दाम बढ़ गया है तो वो कंज्यूमर पर ट्रांसफर करने लग जाएगा, जिससे कंज्यूमर पर ज्यादा लोड आएगा और वो फिर इन्फ्लेशन देश में बढ़ने लग जाएगी। तो ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के दो मेजर कारण है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश डिमांड पुल ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन के कारण क्या है, तो आपको याद रखना है डिमांड पुल, डिमांड खींच रही है और कॉस्ट जो है पुश कर रही है इन्फ्लेशन को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को नापते कैसे हैं, कि हमारे देश में इस साल कितनी इन्फ्लेशन रही है, ये कैसे हम नापते हैं। तो इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय प्राइस इंडेक्स। तो इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है प्राइस इंडेक्स के अंदर। प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि एक जैसे हमारा सेंसेक्स है, जो हमारा स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। ठीक है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हम हमारा जो स्टॉक है, हमारे देश में जो मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, तो उनका स्टॉक किस प्रकार से ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इंडेक्स को बोला जाता है उसको कि इंडेक्स हमको ये बताता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो किस प्रकार से कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो बेस्ड होता है किसी साल पे, मतलब जब इंडेक्स है, कभी जब सेंसेक्स शुरू हुआ होगा तो वो भी उस पर कोई बेस रहा होगा कि मतलब 1 नंबर से शुरू हुआ है, 100 नंबर से शुरू हुआ है। जैसे आजकल अब जो सेंसेक्स है वो 80,000 के पास चल रहा है, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कभी वो 100 से शुरू हुआ तो आज 80,000 में पहुंच गया, तो इतना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार इंडेक्स जो है हमको हमारी मदद करता है। अब मोस्टली इंडेक्स जो है वो 100 नंबर से शुरू होते हैं। The price index is a weighted average of the price of selected basket of goods and service related to their price की designated base year। तो प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि एक तरह से वो वेटेज एवरेज लेके चलता है कि सिलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि सिलेक्टेड गुड्स और सर्विस को अपनी बास्केट में रखता है, और जैसे जैसे इस गुड्स और सर्विस का दाम बढ़ता है तो प्राइस इंडेक्स भी ऊपर बढ़ता है, और अगर इन बास्केट की सर्विस गुड्स और सर्विस का दाम कम होता है तो प्राइस इंडेक्स भी कम होता है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या देश में इन्फ्लेशन कम हो रहा है। ठीक है, अब कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन विद प्राइस इंडेक्स, अब किस प्रकार से इनको कैलकुलेट करते हैं। द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द मंथ इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्रीवियस इंडेक्स फॉर द मंथ इन द करंट ईयर विद द प्राइस इंडेक्स फॉर द सेम मंथ द प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब है हम इन्फ्लेशन को प्राइस इंडेक्स के जरिए कैसे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि जनवरी मंथ में प्राइस इंडेक्स हमारा 100 रुपए था। ठीक है, 100 था, मतलब 100 रुपए नहीं 100 था, और फरवरी मंथ में प्राइस इंडेक्स हमारा 125 था। तो अब ये कहने का मतलब है कि हम कंपैरिजन करेंगे इससे प्राइस इंडेक्स से कि हमारी इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी, तो हम क्योंकि कितनी बढ़ी, इसमें 25 बढ़ी, तो 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो हम बोलेंगे कि हमारी फरवरी मंथ में जनवरी मंथ के मुकाबले 25% इन्फ्लेशन हुई है, मतलब 25% जो है गुड्स और सर्विस के दाम बढ़ गए हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेकार कंडीशन है, मतलब 25% तो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है करंट इंडेक्स माइनस प्रीवियस इंडेक्स डिवाइड बाय प्रीवियस इंडेक्स इनटू 100। तो करंट इंडेक्स 125 माइनस प्रीवियस इंडेक्स 100 डिवाइड बाय प्रीवियस इंडेक्स इनटू 100। तो यही हम ऊपर किया 25 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 25%। तो इस प्रकार से हम प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दिया, इफ द प्राइस इंडेक्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई 22 is 183.4 and 176 ड्यूरिंग द मई 2021। तो प्राइस इन्फ्लेशन रेट का, तो ये एनुअल रेट की बात करिए कि मई 2022 के अंदर 183.40 थी और मई 2021 के अंदर 176.20 थी प्राइस इंडेक्स। तो इसमें इन्फ्लेशन जो आएगी 4.09% आई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मई 2021 के मुकाबले मई 2022 में जो महंगाई दर है वो 4.09% रही है देश में। ठीक है,
इसका ये मतलब है कि देश के अंदर गुड्स और सर्विस जो कि हम बास्केट में रखते हैं, गुड्स और सर्विस इन्फ्लेशन निकालते समय जो हम बास्केट में डिसाइड करते हैं, ये जो बात करी है, उनका जो दाम है वो 4.9% 0.9% से बढ़ गया है। और बास्केट के अंदर हम वही गुड्स रखेंगे जो कि कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर इसके बिना कंज्यूमर की जो नीड्स है, ठीक है। और ये वो आइटम्स होंगे जो हमारी इकोनॉमी को बताएंगे कि ये हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम्स हैं। उसी से ही फिर अपने देश में इकोनॉमी इन्फ्लेशन को हम मेजर कर सकते हैं। अब हम महंगाई दर को मेजर करने के लिए हम 3 इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देन है होलसेल प्राइस इंडेक्स और थर्ड है जीडीपी डिफ्लेक्टर, ठीक है। तो वन बाय वन इनकी बात करेंगे हम, ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। द सीपीआई रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड्स। इट मेजर प्राइसेस एट रिटेल लेवल। तो सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना कि रिटेल लेवल पे काम करता है, ठीक है। और इसके अंदर इसकी जो बास्केट है, इसके अंदर वो आइटम्स को रखा जाएगा जो आइटम्स परचेज या कंज्यूम करी जाती है बाय हाउस होल्ड्स, मतलब घरों के अंदर, जो आम घरों के अंदर जो आइटम्स यूज करी जाती हैं उनको ही रखा जाता है। और ये ही हमको एक रियल पिक्चर दिखाता है हमारी देश में होने वाली इन्फ्लेशन की, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे तो सीपीआई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे को निकालना, जिससे हम हमारे देश में इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं। अब इट इज रिलीज्ड ऑन मंथली बेसिस बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मोस्पी। तो ये रिलीज किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मोस्पी मंत्रालय द्वारा, ठीक है। आपको ये जरूर याद रखना है कि ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, मंथली बेसिस पे एनएसओ के द्वारा निकाला जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सीपीआई इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको बताना है एनएसओ मोस्पी मंत्रालय द्वारा। RBI uses the CPI combined rural plus urban as the key measure of inflation for its monetary policy under the flexible inflation targeting framework 4% plus minus 2%। अब RBI जो है जब CPI को देखता है तब RBI यूज करता है रूरल और अर्बन कंबाइंड करके, क्योंकि CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो रूरल आइटम्स और अर्बन आइटम्स इन दोनों के अलग अलग भी निकाला जाता है। और आरबीआई जब इसको देखता है तो वो इसको दोनों को मिलाकर देखता है। और इन्फ्लेशन का एक फ्रेमवर्क है, फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है, कि मतलब अगर आपके देश में इन्फ्लेशन 4% और प्लस माइनस 2% रहे तो वो एक आइडियल कंडीशन मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है। जैसे 4% प्लस माइनस 2% मतलब यह है कि अगर हमारी इन्फ्लेशन 6% तक है या 2% से ज्यादा है तो ये एक आइडियल कंडीशन मानी जाएगी, ठीक है। 6% से कम और 2% से ज्यादा है तो ये आइडियल है। अगर 2% से इन्फ्लेशन कम है तो क्या इसका ये मतलब है कि हमारे देश में रिसेशन चल रहा है, कि अभी मंदी चल रही है, लोग पैसा कम खर्च रहे हैं। और 6% से ज्यादा है तो इसका ये माना जाएगा कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है और पैसा मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा है। जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है तो ये इन्फ्लेशन का डेटा इसके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। इसके आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करी जाती है कि मार्केट के अंदर कितना पैसा रिलीज करना है, मतलब लिक्विडिटी कितनी बढ़ानी है या लिक्विडिटी कम करनी है, ठीक है। तो ये इस डेटा से ही निकाल सकते हैं। कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ वोलेटाइल फूड्स एंड फ्यूल प्राइसेस फ्रॉम द मेन सीपीआई। तो जब हम कोर इन्फ्लेशन निकालते हैं कि महंगाई एक्चुअल कितनी है, तो इसके अंदर हम वोलेटाइल फूड्स, वो ऐसा फूड आइटम्स जो बहुत ज्यादा जिसमें उतार चढ़ाव रहता है, और फ्यूल प्राइसेस कि ऑयल की प्राइस डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं हमारी इन्फ्लेशन को, तो इनको हटाकर बाकी जो आइटम्स है उसके आधार पर ही हम कोर इन्फ्लेशन को निकालते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कोर इन्फ्लेशन को कैसे निकालते हैं, कि हम वोलेटाइल फूड्स और फ्यूल प्राइसेस इनको हटाने के बाद जो सीपीआई निकालते हैं उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि करंट बेस ईयर क्या है इसका, तो 2012 जो है हमारा सीपीआई का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर है, मतलब जहां से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो हमारा 100 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा बेस ईयर है। और सीपीआई की बेस बास्केट साइज क्या है, तो इसकी बास्केट में कितनी आइटम्स आती हैं, तो रूरल आइटम्स में 448 है, अर्बन आइटम 460 है, और अगर कमांड की बात करें तो 898 है। अब इसके अंदर आप बोलोगे इनका टोटल सेम मैच नहीं हो रहा, मैच इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें कुछ आइटम ऐसी हैं रूरल और अर्बन में जो ओवरलैप हो रही है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि सीपीआई के अंदर
कंबाइंड आइटम्स कितनी है, तो आपको बताना 898 आइटम जो है सीपीआई कैलकुलेशन में देखी जाती है। अब ये 898 आइटम जो है इनका जैसे जैसे दाम बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन देश में बढ़ेगी, और अगर इनका दाम कम होगा तो इन्फ्लेशन देश में कम होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब एनएसओ सीपीआई निकालता है तो वो 898 आइटम्स को ट्रैक करता है कि मार्केट में इसका दाम कितना चल रहा है, ठीक है। और अब रूरल के अंदर 448 और अर्बन के अंदर 460 आइटम्स और कंबाइंड में 898 आइटम्स, ठीक है। तो ये हमारा है सीपीआई। अब सीपीआई के अंदर अगर हम देखें कि रूरल अर्बन और इनका कंबाइंड का वेटेज कितना है, द कंपोजिशन एंड वेट ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज इन सीपीआई मार्केट द बेस ईयर 2012 जिसमें 100 हमने लिया था। तो अगर हम रूरल की बात करते हैं, फूड और बेवरेज को इसमें 54.8 वेटेज दिया गया है। मतलब ग्रामीण अगर हम सीपीआई निकाल रहे हैं तो 54% तो सिर्फ वेटेज आता है फूड और बेवरेज से, लेकिन अर्बन में ये 36% है और कंबाइंड निकालें तो 45% है। फिर पान तंबाकू इंटॉक्सिडेंट्स इनका 3%, अर्बन में 1% और कंबाइंड में 2.38%। क्लॉथिंग फुटवियर में 7.3%, 5.56%। ये आपको कहीं भी याद नहीं करना है, ठीक है, ये आपको बताने के लिए है कि इसका वेटेज कितना है, ठीक है। फ्यूल और लाइट का 7, 5 और 6, ठीक है, और मिसलेनियस का 28%। तो आपको मोस्टली ये कभी बिल्कुल डिफिकल्ट अगर एग्जाम बनाना तो ये पूछ सकते हैं कंबाइंड वेटेज कितना है। तो फूड का सबसे ज्यादा है, आप याद रखने की फूड का वेटेज जो है सीपीआई के अंदर सबसे ज्यादा है। देन दूसरे नंबर पे आता है मिसलेनियस, थर्ड नंबर पे आता है हाउसिंग, देन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा अगर वेटेज किसका है तो वो फूड और बेवरेज का रहता है कंबाइंड के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि जब हम रिटेल लेवल पर रिटेल महंगाई जब हमको मेजर करनी होती है तब हम सीपीआई कैलकुलेट करते हैं, और सीपीआई हर मंथली बेस पे एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है जो कि मोस्टली मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। नेक्स्ट कि आरबीआई जब देखता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को तो वो एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के अंदर देखता है और कंबाइंड सीपीआई निकालता है, और ये जो टारगेट है ये 4% प्लस माइनस 2% है। देन सीपीआई के अंदर आइटम कितनी आती हैं, दो 448 आइटम रूरल के अंदर आती है, 460 आती है अर्बन के अंदर, और कंबाइंड के अंदर 898 आइटम आती है। और इसका बेस ईयर जो है 2012 है, ये आपको जरूर याद रखना है कि बेस ईयर जो है सीपीआई का 2012 है। नेक्स्ट है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, the WPI reflects the changes in the level of prices to the basket of goods at the wholesale level price of goods traded between the businesses। तो WPI निकलता है जब हम इन्फ्लेशन को होलसेल लेवल पर मेजर करते हैं। होलसेल लेवल का मतलब ये है कि जब वो आइटम्स बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड हो रही हैं तब उनका दाम कितना बढ़ा, बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड हो रही है। और सीपीआई जो था, सीपीआई के अंदर ये था कि हम रिटेल लेवल पर देखते हैं, मतलब बिजनेसमैन जब आइटम बेच रहा है आम कंज्यूमर को बेच रहा है तब उसका इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, ठीक है। इसीलिए जो सीपीआई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कंपेरेटिव टू डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इट इज रिलीज्ड ऑन द मंथली बेसिस बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये इशू किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजर के ऑफिस द्वारा इशू किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी के द्वारा, डीपीआईआईटी के अंडर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उसके द्वारा जारी किया जाता है डब्ल्यूपीआई इंडेक्स। ये आपको याद रखना है, डब्ल्यूपीआई इंडेक्स इशू किया जाता है डीपीआईआईटी के द्वारा और सीपीआई निकाला जाता है एनएसओ के द्वारा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इसका जो बेस ईयर है वो 2011 वाला है, ठीक है। ये 2011 वाला इसलिए है क्योंकि डब्ल्यूपीआई जो है, क्योंकि वो ट्रेड और बिजनेस टू बिजनेस अगर जो ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसके आधार पर निकाला जाता है। तो बिजनेस यूजुअली क्या है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो बेस ईयर है 2011-12 है, और सीपीआई का जो बेस ईयर है वो 2012 है। डब्ल्यूपीआई कवर्स ओनली गुड्स नॉट सर्विसेज। ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है कि डब्ल्यूपीआई के अंदर सिर्फ गुड्स को कैलकुलेट किया जाता है, ना कि सर्विसेज के लिए। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सीपीआई के मुकाबले कम है। डब्ल्यूपीआई बास्केट साइज, डब्ल्यूपीआई के अंदर 697 आइटम्स आती हैं, 697 आइटम्स डब्ल्यूपीआई के अंदर आती हैं।
ठीक है, और सीपीए के अंदर 898 आइटम्स। कितनी आइटम थी? 898 आइटम। तो सीपीए के अंदर कंबाइंड 898 आइटम्स है और डब्ल्यूपीए के अंदर 697 आइटम है। अब इसमें प्राइमरी आर्टिकल 117, फ्यूल एंड पावर के हैं 16 आइटम्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं 564 आइटम्स। ठीक है, तो वेटेज इसमें सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 564, फुल के अंदर 16 और प्राइमरी आर्टिकल के अंदर 117 आइटम्स आती हैं। और यहाँ पर इसको तो निकाला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, और सीपीए को निकाला जाता है मॉस्पी मंत्रालय द्वारा। सीपीए को निकाला जाता है मॉस्पी मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन्फ्लेशन निकालने का जो मेजर करने का तरीका है वो है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? देखो, पहले तो बात है जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि हमारे देश में एक समय में कितना सामान और सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। अब जब हमारे देश में इन्फ्लेशन, जीडीपी के आधार से इन्फ्लेशन निकाली जाती है, लाइक हमारे नॉमिनल जीडीपी जो है, मतलब विद इन्फ्लेशन जो होती है, कि हमारे एक टाइम में जब हमारे देश जितनी भी जीडीपी, मतलब जितना सामान और सर्विसेज प्रोड्यूस की, उसको रियल जीडीपी से डिवाइड किया जाता है। रियल जीडीपी मतलब विदाउट इन्फ्लेशन, या यूं कहें कि बेस जो था हमारा जीडीपी डिफ्लेटर का उसके साथ, तो अगर उसे डिवाइड किया जाता है तब हमको जीडीपी डिफ्लेटर पता चलता है। और इससे हमको यह पता चलता है कि हमारे देश में जीडीपी के आधार पे कितना जो है इन्फ्लेशन आया है। इसका अब फॉर्मूला देखते हैं हम। द जीडीपी डिफ्लेटर इज ए मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड सर्विस इन द इकोनॉमी। देखो, उसके अंदर हम सीपीए और डब्ल्यूपीए में जो बात कर रहे थे उसमें क्या था, फिक्स बास्केट थी, एक फिक्स बास्केट थी जिसमें कुछ आइटम्स थे। ठीक है, अब उन आइटम्स के अगर प्राइस बढ़ेगा तो ये इंडेक्स भी मूव करेगा। ठीक है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर क्या बोलता है कि देश के अंदर जितना भी सामान और सर्विस प्रोड्यूस करी जा रही है, तो उन सबका जो दाम कम या ज्यादा हो रहा है, तो उससे फिर हम इन्फ्लेशन निकालते हैं। ये उनसे थोड़ा ब्रॉड तरीका है इन्फ्लेशन निकालने का। Since it covers the entire range of goods and services, it is considered a broad and comprehensive measure of inflation। क्योंकि इसके अंदर इंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब इसके अंदर देश के अंदर प्रोड्यूस होने वाली सभी गुड्स और सर्विस को इंक्लूड किया जाता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है महंगाई को नापने का। Unlike CPI WPI, which have the fixed basket, the GDP deflator basket is dynamic, क्योंकि adjusting the changes of consumption and investment patterns। और जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर सीपीए और डब्ल्यूपीए की तरह फिक्स बास्केट नहीं है, इसके अंदर जितना भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है और सर्विस प्रोड्यूस हो रही है उन सबको ऐड किया जाता है। इट इज अवेलेबल ऑन द क्वार्टरली बेसिस अलोंग विद द जीडीपी डाटा, व्हाइल सीपीए एंड डब्ल्यूपीए रिलीज मंथली। और आपको याद जो रखना है कि जीडीपी डिफ्लेटर को क्वार्टरली बेसिस पर इशू किया जाता है और डब्ल्यूपीए और सीपीए को मंथली बेसिस पर निकाला जाता है। इट इज कैलकुलेटेड एज, इसको निकाला कैसे जाता है, nominal GDP divided by real GDP into 100. The GDP deflator is published by NSO under MOSPI and set the policy maker to gauge economic wide inflation। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जीडीपी डिफ्लेटर को कौन पब्लिश करता है, तो हम हमारा आंसर होगा एनएसओ सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर दोनों को इशू करता है, और डब्ल्यूपीआई को लॉन्च करता है डीपीआईआईटी। ठीक है, इसका बास्केट साइज जो है, तो नो फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स, तो इसके अंदर कोई फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स नहीं होते। देखो, कहने का मतलब है, एक होता है अपना रियल जीडीपी मतलब कि हमारी जीडीपी कितनी ग्रो हो रही है विदाउट इन्फ्लेशन। ये ऐसा इसलिए निकाला जाता है क्योंकि क्या है ना कि हर साल हमको पता है कि इन्फ्लेशन आ रही है, इन्फ्लेशन आने से क्या हर जो आइटम्स हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनके दाम बढ़ रहे हैं। अब इससे रियल जीडीपी इसलिए निकाला जाता है कि हम इसकी मतलब किसी गुड्स और सर्विस के दाम बढ़े, लेकिन हमने ये मान लिया कि हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि
टाइम टाइम के साथ तो जीडीपी ग्रो होगी, लेकिन हमको ये देखना कि रियल जीडीपी ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा विदाउट इन्फ्लेशन। और नॉमिनल जीडीपी का मतलब ये है कि हम इन्फ्लेशन के साथ कितना ग्रो हुए। तो अब इसका जो फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अब सपोज करो किसी एक साल में, मान लो कि 2023 के अंदर हमारी नॉमिनल जीडीपी थी, मान लो 2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 2 लाख करोड़ थी, और रियल जीडीपी हमारी 1,80,000 करोड़ थी। ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। तब हम ये देखेंगे कि हमारी जीडीपी इन्फ्लेटर कितनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जीडीपी इन्फ्लेटर कैलकुलेट करेंगे। तो ये लगभग 111% आ जाएगा, ठीक है। तो 111% का मतलब, इसका ये मतलब है कि हमारी जो जीडीपी है वो 11% की हमारे जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन आई है, ठीक है। क्योंकि रियल जीडीपी 1,80,000 थी और नॉमिनल जीडीपी 2 लाख है, तो मतलब 11% की इन्फ्लेशन जो है हमारे देश में चल रही है। तो इस प्रकार से हम जीडीपी डिफ्लेटर से कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन। और अगर बेस ईयर की बात करें तो वैसे तो इसके अंदर कुछ बेस ईयर फिक्स नहीं होता, ये जब चाहे गवर्नमेंट जब चाहे तो इसको निकाल सकती है, लेकिन आज के समय रियल जीडीपी जो गवर्नमेंट कैलकुलेट कर रही है, तो वो कैलकुलेट कर रही है 2011-12 के डेटा के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर तो खत्म होता है, लेकिन इस चैप्टर में जो हमने मनी सप्लाई की बात करी थी पार्ट ए के अंदर, तो उसके हम अभी देखेंगे केस स्टडीज, जिस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो देखेंगे। फिर हमने जो बात करी थी मनी मल्टीप्लायर की और मनी वेलोसिटी ऑफ मनी की, ठीक है। तो ये हम इन सबके केस स्टडी देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है मनी सप्लाई के लिए, द फॉलोइंग डाटा इज गिवन, ऑल फिगर इज रुपीज करोड़। तो ये सब जो डेटा है वो करोड़ के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले करेंसी विद द पब्लिक 5,000 करोड़, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक 2,000 करोड़, अदर डिपॉजिट विद आरबी 500 करोड़, सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स 1,000 करोड़, टाइम डिपॉजिट विद बैंक 3,000 करोड़, बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई 1,200 करोड़, करेंसी इन सर्कुलेशन 6,000 करोड़, और टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स 1,500 करोड़ एक्सक्लूडिंग एनएससी, मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये डेटा हमको दिया। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, मतलब M1 M2 M3 M4 सब कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमको पता है कि M1 का फॉर्मूला क्या होता है। M1 जिसको नैरो मनी बोलते हैं, M1 का फॉर्मूला होता है करेंसी इन द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट टू आरबीआई, अदर डिपॉजिट टू आरबीआई। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो करेंसी इन द पब्लिक कितना है 5,000, डिमांड डिपॉजिट 2,000 और अदर डिपॉजिट 500। तो हमारी M1 जो होगी वो 7500 रुपए, 7500 करोड़ रुपए होगी, ठीक है। और अगर ये किसी को अभी समझ नहीं आया तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जो पार्ट ए है उसको देखिए, तब आप वहां पे मैंने अच्छे से बताया है इसके बारे में, तो आप पहले फॉर्मूला वहां समझ सकते हो, उसके बाद ये देख सकते हो, ठीक है। तो M1 हमारी होगी 7500। अब है M2, M2 के हम निकालते तो M2 निकालने के लिए M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के साथ जो सेविंग डिपॉजिट है, M1 हमारी कितनी थी 7500 प्लस सेविंग डिपॉजिट है 1,000 करोड़, तब हमारे M2 होगी 8,500 करोड़, ठीक है। देन हम निकालेंगे M3 जिसको ब्रॉड मनी बोलते हैं। तो M3 निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक। M1 हमारा कितना था 7500 प्लस टाइम डिपॉजिट हमारा 3,000 करोड़, तो हमारा M3 जो कि ब्रॉड मनी है 10,500 करोड़ रुपए हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा M4 निकालने के लिए हम हमारा जो फॉर्मूला है M3 प्लस हमारा ये टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग एनएससी। तो वहां पर तो हमने सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स निकाले थे, जो 1,000 करोड़ जो यहाँ पे हम जुड़ा था M2 के टर्म में, लेकिन M4 में हमको जोड़ना है टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो टोटल डिपॉजिट हमारा है 1,500 करोड़ का, तो M3 हमारा है 10,500 प्लस 1,500, तो हमारा M4 जो है वो आ गया 12,000 करोड़ रुपीज। और लास्ट जो है M0 रिजर्व मनी, रिजर्व मनी का फॉर्मूला क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर डिपॉजिट टू आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट टू आरबीआई, अदर डिपॉजिट टू आरबीआई, ठीक है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन कितना है हमारा 6,000 प्लस बैंकर डिपॉजिट टू आरबीआई हमारा है 1,200 और अदर डिपॉजिट टू आरबीआई हमारा है 500।
ठीक, 500, ये हमारा आंसर आ जाएगा 7700 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम M0 रिजर्व मनी भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा ना, तो वही है कि आप फर्स्ट वीडियो को देखो एक बार, वहां पर आपको इस फॉर्मूला को मैंने अच्छे से समझाया, आप वहां पे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेगा मनी सप्लाई को लेकर, और ये अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वो सीधा आपको 5 नंबर देके जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा सीधा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से 100% जो है हर बार आता ही आता है। ठीक है, मतलब आपसे ये पूछ सकता है कि M1 कैलकुलेट करो, M3 कैलकुलेट करो, ये आपसे बहुत पूछ सकता है। देन ये आपके आंसर्स हैं इसी क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट जो है मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर क्या था कि जब आरबीआई मार्केट के अंदर 100 रुपए अगर डाल रहा है तो वो कितना मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मतलब उससे ब्रॉड मनी जो है वो उससे कितनी बन सकती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्रॉड मनी मतलब कि M3 डिवाइड बाय रिजर्व मनी M0। ठीक है, तो ब्रॉड मनी डिवाइड बाय रिजर्व मनी। तो रिजर्व मनी इज 2000 करोड़ एंड ब्रॉड मनी इज 10,000 करोड़। द कैलकुलेट मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर सीधा ही हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 2,000, मतलब मल्टीप्लायर है 5। तो मतलब आरबीआई ने 1 रुपया 500 रुपए अगर मार्केट में इशू किया तो उसका 5 गुना पैसा मार्केट ने बना दिया। ठीक है, अब वो बना कैसे, जैसे कि अगर मार्केट में 100 रुपए दिया तो किसी ने उससे उस पैसे से कोई सामान खरीदा, फिर उस सामान जिससे खरीदा उसने पैसा बैंक में जमा कराया, इस प्रकार से एक साइकिल चल जाता है। तो वो पैसा मतलब 5 गुना हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा मनी मल्टीप्लायर। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, द ब्रॉड मनी इज 75,000 करोड़ एंड रिजर्व मनी इज 15,000 करोड़। तो मनी मल्टीप्लायर 75,000 डिवाइड बाय 15,000, तो मतलब 5 गुना, इसका भी आंसर हो जाएगा। देन है, ये थोड़ा अलग तरीके से इस तरह से पूछ सकता है, इफ द मनी मल्टीप्लायर इज 4 द ब्रॉड मनी इज 40,000 द कैलकुलेट द रिजर्व मनी। रिजर्व मनी क्या है, तो क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू M3 डिवाइड बाय M0। अब इसके अंदर हमको दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है कि मनी मल्टीप्लायर 4 है, तो मतलब 4 इज इक्वल टू ब्रॉड मनी कितना है, ब्रॉड मनी है 40,000, और अब रिजर्व मनी मतलब M0 उनसे पूछा है, तो M0 इधर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो M0 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाय 4, तो मतलब रिजर्व मनी जो हमारी है वो 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मनी मल्टीप्लायर को लेकर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन टाइप देखेंगे वो है वेलोसिटी ऑफ मनी, कि पैसे की वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब यह है कि एक नोट अगर बैंक द्वारा इशू, आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है, तो वो नोट कितने हैंड एक्सचेंज करता है, मतलब वो नोट का सर्कुलेशन कितना हुआ है। तो इसको देखने के लिए हमको देखना होगा कि नॉमिनल जीडीपी, जो हमारी नॉमिनल जीडीपी होती है, मतलब इन्फ्लेशन के साथ जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, डिवाइड बाय ब्रॉड मनी M3। ठीक है, तो वेलोसिटी, अब नॉमिनल जीडीपी इज 1,20,000 करोड़ एंड ब्रॉड मनी इज 40,000 करोड़। तो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ मनी। तो वेलोसिटी ऑफ मनी कितना है, 1,20,000 डिवाइड बाय 40,000, तो 3। तो वेलोसिटी ऑफ मनी आ गया हमारा 3। इसका मतलब यह है कि जो नोट आरबीआई ने इशू किया वो 3 जगहों पर 3 लोगों के पास घुमा है, मतलब उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 3 है। तो मतलब जो 100 रुपया आरबीआई ने मार्केट में डाला, वो 100 रुपए से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसने किया, उसी को हम वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं। अब जैसे हमने मनी मल्टीप्लायर देखा था ना, तो मनी मल्टीप्लायर में हम ये देख रहे थे कि आरबीआई ने जो पैसा मार्केट में दिया, वो पैसे से ब्रॉड मनी कितनी बनी। ब्रॉड मनी मतलब कि वो पैसा कितना बैंक के पास था, मतलब हमारे सिस्टम के अंदर कितना पैसा बना, तो वो होता है मनी मल्टीप्लायर। और अगर कोई नोट जो आरबीआई करेंसी इशू कर रही है, उसका सर्कुलेशन क्या हुआ जीडीपी में, वो निकालने के लिए हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, कि मतलब कितनी जगहों पर उसने कंट्रीब्यूट किया, उस नोट ने जितने हैंड्स वो चेंज करता गया। ठीक है, तो अब है ब्रॉड मनी M3 इज 50,000 करोड़, वेलोसिटी ऑफ मनी 6, द कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। तो वो ये फॉर्मूला बस चेंज हो जाएगा कि जीडीपी इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू M3 ब्रॉड मनी। तो 6 इंटू 50,000 मतलब 3,000 करोड़ जो है हमारी, 3 लाख करोड़ हमारी जीडीपी हो जाएगी। तो इस प्रकार घुमा के क्वेश्चन भी पूछ लेता कई बार। नेक्स्ट है, ईयर नॉमिनल जीडीपी इज 2 लाख करोड़ एंड ब्रॉड मनी इज 50,000 करोड़ एंड ईयर सेकंड
नॉमिनल जीडीपी 2,40,000 करोड़ एंड M3 इज 80,000 करोड़। द वेलोसिटी ऑफ मनी इज बोथ हियर एंड कंपेयर। तो ये कंपेयर करने का बोल रहा है। तो हमको पता है वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला है जीडीपी डिवाइड बाय M3। तो 2 लाख डिवाइड बाय 50,000 मतलब 4, और सेकंड ईयर में 2,40,000 डिवाइड बाय 80,000 मतलब 3। तो कहने का मतलब है कि दूसरे साल के अंदर पैसे का जो लेन देन है जीडीपी के अंदर वो कम हुआ है कंपेरेटिव टू फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो ज्यादा है, क्योंकि जीडीपी के अंदर उसका सर्कुलेशन जो है, उस पैसे का जो सर्कुलेशन है वो ज्यादा हुआ है कंपेरेटिव टू सेकंड ईयर। ठीक है, तो ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ मनी। तो ये बताने के जरिए है कि इसके 1 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो चैप्टर है 14 ये खत्म होता है यहाँ पर। इसके अंदर हमने ये देख लिया कि मनी क्या होता है, मनी सप्लाई किसको बोलते हैं, इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, इन्फ्लेशन के कारण क्या है, और इन्फ्लेशन को मेजर किस प्रकार किया जाता है। फिर हमने लास्ट में केस स्टडी भी कंप्लीट कर लिया। अब इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे एक तो एमसीक्यू, जो टॉप 10 एमसीक्यू रहते हैं एग्जाम पैटर्न पे, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इसको पढ़ सकते हैं, और चाहें तो इसका क्विज भी आप हमारी साइट पे जाकर लगा सकते हैं, और इसकी आपको मिलेगी क्विक रिवीजन। इस पूरे चैप्टर को एक समराइज फॉर्म में हमने प्रोवाइड कराया आपको, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, और रिवीजन इसी से ही आपको करनी चाहिए। ठीक है।